हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं आज हमारा 8th लेसन जिसका नाम है मेटालर्जी, जो आपके साइंस 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 8th लेसन है। और ये जो है ये बेस्ड ऑन है मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। देन आफ्टर हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसके बाद में कवर करते चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देन आफ्टर हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एक्चुअली। उसके बाद में हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मतलब कि किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट होते हैं, क्या उनकी रिएक्टिविटी की रेंज रहती है, कौन से मेटल्स हाईली रिएक्टिव है, कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव है। देन हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो आयंस हमने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, तो वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो हम सब देखेंगे। आफ्टर दैट देखेंगे मेटालर्जी, जो हमारा सेंट्रल टॉपिक है ये वाले लेसन का, मतलब वेरियस कॉन्सेप्ट मेटालर्जी की। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सभी जन स्टार्टिंग में अटेंडेंस लगा देंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन मेटालर्जी। अब हम बात करते हैं मेटालर्जी की। तो मेटालर्जी मीन्स व्हाट? सबसे पहले सवाल यही तैयार होता है कि मेटालर्जी ये लेसन का हमारा नाम है, तो उसका मतलब क्या है, क्या उसके पीछे का रीजन है। एक्चुअली ये लेसन में हमें वो थोड़ा बाद में पढ़ना है, लेकिन स्टिल स्टार्टिंग में हमारे लेसन का ही नाम है, तो हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो मेटालर्जी एक ऐसी प्रोसेस है, मेटालर्जी इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी सेपरेटेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स बाय इट्स प्योर फॉर्म, in its pure form। मतलब कि मेटालर्जी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। अभी जनरली आपने देखे कि जो मेटल्स है, अगर वो अर्थ वगैरह से, अगर हम अर्थ कोर से निकालते हैं तो वो उसके साथ में जुड़े रहेंगे ओर्स, गैंग, लाइक जो इम्प्यूरिटीज है वो, है ना। तो उनको एक्सट्रैक्ट करके, उनको अलग निकाल के प्योर फॉर्म में मेटल को लाना, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को कहा जाता है मेटालर्जी। उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? मेटालर्जी। जैसे कि हम बात करते हैं, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग द मेटल फ्रॉम देयर ओर। अब यहाँ पर बोले हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर मेटल्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम देयर ओर। अब फ्रॉम देयर ओर की अगर हम बात कर रहे हैं, सो ओर मीन्स व्हाट, वो भी सवाल तैयार होता है। ओर क्या होता है? देखो, ओर इज एन मिनरल, ये एक्चुअली एक मिनरल है विच हैज मेटल इनसाइड इट। मतलब कि ओर नथिंग बट एक मिनरल्स है जिसमें मेटल्स अंदर उसके प्रेजेंट होते हैं। प्योर फॉर्म में मेटल्स वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो मिनरल के साथ में निकल के आता है अर्थ क्रस्ट से। तो वहां पर हमें क्या मिलता है? ओर मिलता है। उसमें से फिर सेपरेट करना बाय द प्रोसेस ऑफ मेटालर्जी, मेटल को प्योर फॉर्म में, वो हमको इस लेसन में पढ़ना है। ओके, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग फ्रॉम अर्थ। ये जो ओर्स है ये नेचुरली हमें मिलते हैं फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के अंदर से हमें ये नेचुरली फॉर्म होते हैं, वो नेचुरली तैयार होते हैं, और वो हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग वगैरह के थ्रू, तो वहाँ से हमें वो इजीली वो मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ से उसको सेपरेट करके उनकी इम्प्यूरिटीज निकाल के मेटल को प्योर फॉर्म में लाना, वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे फिर? मेटालर्जी। तो हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या रहेंगे मेटालर्जी की? मेटालर्जी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। मतलब मेटल्स को उसके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना नथिंग बट द क्या है? मेटालर्जी। इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। अब उसके बाद में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, some physical properties of non metals। अब आपने जनरली जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये लेसन में आपने देखे कि जो मेटल्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। जिसमें से अभी यहाँ पर हमें देखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ये लेसन में हमें क्या देखना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्टिविटी, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो उन चीज़ों को समझने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमको
उससे पहले दो डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शीट और वायर में क्या फ़र्क है। शीट मीन्स आपने देखे होंगे ऐसे मतलब पर्टिकुलर स्क्वायर शेप में वगैरह बोलो, या एक पर्टिकुलर जो भी शीट्स वगैरह आपने देखे होंगे, पतला सा एक ऐसा टुकड़ा कोई पार्ट का, उसको कहा जाता है शीट, जिसका एक सर्टन क्या रहेगा, एरिया रहेगा, सरकमफेरेंस एरिया रहेगा उसका। ओके, और वायर का मतलब क्या है, थीन वायर, पतली सी एक वायर जो कि स्ट्रेच की जाती है टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। अब टेंसाइल स्ट्रेस मीन्स व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेस मीन्स किसी प्रेशर देके उसको हैमर करके उसको पतले लेयर में बनाना। लाइक आपने कॉइल सुने होंगे कॉपर की, कॉपर का कॉइल आपने सुने होंगे जो कि यूज होता है फॉर बाइंडिंग। जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं उसमें देखो कॉपर की फॉइल बाइंडिंग रहती, आपने बहुत से बार देखी भी है उसको। तो मेटल्स क्या करते हैं कि पजेस करते हैं ये दो प्रॉपर्टीज को, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ऐसी दो प्रॉपर्टीज को मेटल्स पजेस करते हैं। तो वो हमें पहले समझना है। तो देखो क्या बोला है पहले, मैलिएबिलिटी के लिए द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड। हैमर्ड का मीनिंग है जब उसको हम हैमर करेंगे, उसके ऊपर में कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, टू बी हैमर्ड इनटू अ थीन शीट। डिफरेंस ध्यान रखना, थीन शीट पतले शीट में, जिसको हम फॉइल नॉट कॉइल, फॉइल एफ फॉइल भी कहते हैं उसको, शीट्स को हम क्या कहते हैं, फॉइल। तो मेटल्स को क्या करना, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जहां पर मेटल पे अगर हम हैमरिंग करेंगे, उस पर अगर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थीन शीट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थीन शीट में। थीन शीट में कन्वर्ट होने का मीनिंग है कि वो वहां पर फॉइल्स तैयार करेंगे। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मैलिएबिलिटी। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि तब मेटल ब्रेक नहीं होता। जितना पोर्शन में मेटल का लिए उतने ही पोर्शन का वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्रेस्ड या फिर हैमर होके वो फॉइल तैयार कर लेगा, वो थीन शीट तैयार कर लेगा, वो वहां पर ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में दूसरा हमें पढ़ना है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स व्हाट, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी स्ट्रेच और ड्रॉन इनटू। स्ट्रेच का मीनिंग ऐसे खींचना, उसको स्ट्रेच करना, इनटू द थीन वायर। ये डिफरेंस है थीन शीट और थीन वायर में, ठीक है। डक्टिलिटी क्या है, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर वो थीन वायर में डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैलिएबिलिटी में क्या कर सकते हैं, मेटल्स को थीन शीट्स में, एक पर्टिकुलर लेयर में उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना। ये डिफरेंस है उसका, ठीक है। थीन वायर इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। समझ में आ रहा, हाँ। तो ये दो प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की ध्यान में रखना है, जो कि है सोनोरस। मेटल्स को सोनोरस क्यों कहा जाता है, तो देखो क्यों कहते हैं उसको। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक। स्ट्रक का मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर में ऐसे ठोकना उसको, अगर ऐसे मतलब किसी चीज के ऊपर हमने फोर्सफुली उसको किसी दूसरे सरफेस के ऊपर में क्या कर दिए, उसको स्ट्रक कर दिए, ठोक दिए उसको, तो वहां पर क्या तैयार होता है, एक साउंड तैयार होता है। लाइक रिंगिंग बेल आपके स्कूल्स में वगैरह तो आपने बहुत सी बार देखे होंगे। उसको अगर किसी दूसरे हिस्से अगर हम स्ट्रक करते हैं तो वो यहाँ पर वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, बराबर है। तो वो भी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की, जिसको हम कहते हैं सोनैरिटी। जिसको क्या कहते हैं, सोनोरिटी, सॉरी सोनैरिटी बोला, सोनोरिटी। समझ में आ रहा है, सोनोरिटी। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक। एक ऐसा साउंड तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, जब कुछ मेटल्स वहाँ पर स्ट्रक किए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सोनोरिटी। These metals are known as a sonorous metals। और उन मेटल्स को कौन से मेटल्स कहा जाएगा, सोनोरस मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल रिंगिंग बेल, अगर हम बात करते हैं रिंगिंग बेल की, तो वो एक एग्जाम्पल है सोनोरस मेटल का। ओके, फिर अभी आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बोला गया है, कैन यू टेल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सॉरी, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वहाँ पर आपको पूछा है। तो चलो
एक एक करके वो भी पढ़ लेते हैं हम कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है। ओके, तो मैंने क्या किया उसको कि डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, ताकि अगर आपको क्वेश्चन भी आ गया तो आपने एक साथ दोनों को भी प्रिपेयर कर लेना है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, मेटल्स का पहला पॉइंट, मेनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। क्या बोला है? ऑल द मेटल्स। अब मैंने वहां पर कुछ शॉर्ट पॉइंट लिखा, आपने आपके टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, वहां पर कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? जब आप नोट्स तैयार करोगे तो आपको वहां पर टेक्स्ट बुक को रेफर करते हुए ही आपके नोट्स तैयार करना है आपने, ध्यान में आ रहा? चलो, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जनरली जो मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन है उसमें, कौन से मेटल्स का एक्सेप्शन है? मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मर्क्यूरी और गैलियम रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं नॉन मेटल्स की, उसी का उल्टा, तो मेनली एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैसियस स्टेट लाइक कार्बन, ब्रोमीन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना? ये जनरली कौन से स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट में। या फिर कुछ नॉन मेटल्स है जो कि सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल्स में जो ब्रोमीन है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट में। बाकी पूरे नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, मेटल पॉजेस लस्टर। अब ये लस्टर क्या है? लस्टर मीन्स चमक, सॉफ्ट शाइन। किसी मेटल्स में देखो आपने चमक देखे होंगे, लाइक गोल्ड, कॉपर में भी देखे होंगे, सिल्वर, चमकते हैं वो, लस्टरस प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो। तो मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर पजेस करते हैं। मेटल्स क्या पजेस करते हैं? लस्टर पजेस करते हैं, समझ में आ रहा है? और जो नॉन मेटल्स है इनमें लस्टर नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के क्रिस्टल में कुछ अमाउंट में शाइनिंग प्रोड्यूस होती है, शाइन करते हैं वो। ओके, जो मेटेलिक लस्टर है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इन एयर। जब ये एयर के कांटेक्ट में मेटल्स आ जाते हैं तो उनका जो लस्टर है, लस्टर का मीनिंग उनकी जो चमक है वो डिक्रीज होने लगती है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। मतलब कि जब मॉइस्चर के अराउंड में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब मेटल आ जाता है तो वहाँ पर उसकी रिएक्शन होती ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इस वजह से उसका जो लस्टर है वो कम होते चलता। क्या होते चलता? कम होते चलता, समझ में आ रहा है? और नॉन मेटल्स में लस्टरस प्रॉपर्टी रहती ही नहीं मोस्टली, तो उसका इंक्रीज होना या डिक्रीज होना सवाल ही तैयार नहीं करता वहाँ पर। ओके, फिर सेकंड, देन नेक्स्ट वन, मेटल हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, जो कि मैंने बताया अभी आपको क्या होते हैं दोनों भी। ओके, तो मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी पॉजेस करेंगे? डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। दे आर नाइदर डक्टाइल एंड नॉट मैलेबल। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं ना ही मैलेबल होते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने गए तो वो पूरा ब्रेक हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे वो नॉन मेटल्स, सॉलिड भी होंगे। देन ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ। ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में? हार्ड होते हैं, मतलब उनको कट करना, उनको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होता। एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, मतलब इनको हम नाइफ वगैरह के मदद से इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है? और नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है उसको छोड़ के बाकी पूरे जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट रहते हैं, हार्ड नहीं रहते उतने, एक्सेप्ट डायमंड। अब डायमंड क्या है? इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आपने 9th स्टैंडर्ड में और अच्छे से पढ़े हैं कि डायमंड क्या है? इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो वो जो एलोट्रॉप है वो वहाँ पर क्या होता है? डायमंड जो है वो कट नहीं होता प्रॉपरली, इसी वजह से वो नॉन मेटल में हार्ड सब्सटेंस कहलाता है। उसके बाद में मेटल हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स में क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता, साथ ही साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट भी रहता।
मेल्टिंग पॉइंट लाइक टंगस्टन वायर हम देखेंगे, जो फिलामेंट यूज होता है किसमें, बल्ब वगैरह में, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता एट अबाउट 3422 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? तो ऐसा उसका मीनिंग होता है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है। नॉन मेटल्स के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, दे हैविंग द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करते हैं, गुड कंडक्ट करते हैं अच्छे से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, काफी प्रॉपरली वहां पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, पजेस होती है। बट वही बात करेंगे हम नॉन मेटल्स की, सो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कंडक्टर्स की बात करेंगे तो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। समझ में आ रहा है? ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो, ठीक है। ऐसा वो एक्सेप्शन है, बाकी पूरे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर रहेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये हो गया बेटा आपका डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको प्रिपेयर करना है उसको, हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछे। उसके बाद में जो ये बेसिक टर्म्स है ये भी आपने लिख लेना है अपने स्टार्टिंग में। आपको स्टार्टिंग बड़ी प्रॉपर करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई हम किस तरीके से अपने नोट्स को तैयार करें प्रॉपरली, ताकि अपने को समझ में भी आए और हमको प्रिपेयर करने में भी आसानी हो, ठीक है। पहले पॉइंट टू पॉइंट उसको ध्यान में रखना है, समझना है उसको, उसके बाद में फिर इजीली लर्न हो जाता है। तो चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बढ़ते हैं अभी स्टूडेंट हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94 के अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब अभी तक की हमने पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब हमें समझ लेना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या रहेंगी। तो पढ़ते हैं। देखो जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली रिएक्टिव होते हैं इन नेचर, मतलब कि वो काफ़ी जल्दी से किसी दूसरे नॉन मेटल बोलो या कोई अदर सब्सटेंस के साथ में फट से रिएक्ट हो जाते हैं। क्यों रिएक्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ की उनकी टेंडेंसी होती है टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत अच्छे से समझे थे कि बहुत से मेटल्स ऐसे हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन, अपने पास का बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, ताकि वहाँ पर वो अपनी इनर कॉन्फ़िगरेशन पा सके, मतलब अपना शेल ऑक्टेट कंप्लीट पा सके। इसलिए वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी दूसरे के साथ में। और वहाँ पर भी जो एलिमेंट्स है जो रिएक्ट होते हैं काफ़ी जल्दी, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ओके, वही हमने बताया है यहाँ पर कुछ पॉइंट के थ्रू। मेटल्स आर रिएक्टिव, सबसे पहली बात तो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो क्या बन जाते हैं फिर पॉजिटिवली चार्ज आयन। सपोज सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो बन जाता है Na+। पोटेशियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो भी बन जाएगा K+। अगर हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो बन जाएगा कैल्शियम Ca2+ आयन। इस तरीके से वो होता है किसमें, मेटल्स में। किसमें होता है ये, मेटल्स में होगा ये। समझ में आ रहा है? हाँ। सो देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसीलिए मेटल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाएगा मेटल्स को, क्लियर हो रहा है अभी सभी को? चलो उसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक में ट्राई दिस करके एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, समझ लेते हैं उसको। एपरेटस क्या क्या लग रहा है हमें, रिक्वायरमेंट किन किन इंस्ट्रूमेंट की है देखो, पेयर ऑफ टंग और स्पैचुला। पेयर ऑफ टंग मतलब उस टेस्ट ट्यूब को बोलो या फिर पर्टिकुलर मेटल को पकड़ने के लिए पेयर ऑफ टंग लगेगी, और स्पैचुला ले सकते थे। स्पैचुला मतलब एक अपना जो आपने स्पून
देखे हो चम्मच, बस उसी के समान रहता, लेकिन थोड़ा स्मॉल रहता और सर्कुलर रहता ऐसे गोल इसमें, ताकि वहां पर हम हीट करके मेटल को बर्न करके उसके इफेक्ट देख सके कि किस तरीके से वो रिएक्ट होता है। ओके, उसके बाद में नाइफ लगेगा हमें टू कट द मेटल, बर्नर लगेगा क्योंकि हीट जो प्रोवाइड करना है, फ्लेम प्रोवाइड करना है उसको, देन एक्सेट्रा। देन केमिकल्स कौन से लग रहे हैं, देखो सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सोडियम एंड जिंक, लीड एंड मैग्नीशियम। ऐसे हमने कुछ मेटल्स लिए, कौन से सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड जिंक तक की सोडियम बोल दिया अपन ने, ठीक है। फिर यूज सोडियम केयरफुली इन प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, वहाँ पर नोट करके रखे कि तुमको घर पर ऐसे कोई जैसे जनरली सोडियम के साथ में रिएक्शन नहीं करना है, या फिर किसी के ऑब्जर्वेशन में करो टीचर वगैरह के, क्योंकि काफ़ी जल्दी वो रिएक्ट हो जाता है, काफ़ी जल्दी वो कैच कर लेता है फायर को। प्रोसीजर क्या है आपने देखो, होल्ड द सैंपल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल एट द टॉप ऑफ द फ्लेम विद ऑफ अ बर्नर विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ टर्न्स और स्पैचुला। हमें क्या करना है, बर्नर में से हमको हीट प्रोवाइड करना है, वहाँ से फायर जब प्रोवाइड होंगी तो उस स्पैचुला में, जो हमने स्पैचुला ली है, वहाँ पर हमें एक एक मेटल वहाँ पर लेते चलना है और उसको क्या करते चलना है, हीट करते चलना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या होगा देखो, विच मेटल कैचेस फायर रेडिली। हमको क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत ही आसानी से फायर कैच कर लेगा, तो उसका नाम है सोडियम। सोडियम मेटल जो है वो काफी इजीली क्या करता है, फायर कैच करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे हाउ डज द सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर कैचिंग फायर, क्योंकि सोडियम जो कि सॉफ्ट मेटल भी होता है, तो वो कारण से कैसा वो जल्दी कैच कर लेता है फायर, मतलब कि वो ब्रेक हो जाता है जल्दी। उसके बाद में हाउ डज द सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर ऑन अ कैचिंग फायर, जो सरफेस हो जाता है मेटल का वो कैसा बन जाएगा, कैच फायर करने के बाद में, फायर कैच करने के बाद में वो सरफेस कैसा बन जाएगा, वो सरफेस जो है वो आपका बन जाएगा ग्रेइश ब्लैक। क्या बन जाएगा आपका वो सरफेस, ग्रेइश ब्लैक, जो नहीं ऐसे मतलब ग्रेइश कलर में रहते हैं, ग्रे कलर प्लस ब्लैकिश उसका इफेक्ट, उस तरीके का सरफेस बन जाएगा जब वो फायर को कैच कर देगा। समझ में आ रहा है? हाउ डज द सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर, क्वेश्चन, हाँ, सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर ऑन द कैचिंग फायर, ग्रेइश ब्लैक। ओके, उसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ अ फ्लेम व्हाइल द मेटल इज बर्निंग ऑन द फ्लेम, मतलब कि कलर क्या क्या रहेगा मेटल का जब वो, सॉरी मेटल का नहीं, फ्लेम का कलर क्या रहेगा जब वो मेटल बर्न हो रहा है उस फ्लेम में। तो देखो अलग अलग हमने मेटल लिए यहाँ पर, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड, मैग्नीशियम, सोडियम, सबका कलर अलग अलग रहेगा। लाइक अगर हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम का कलर रहेगा येलो, जिंक की बात करेंगे तो वो रहेंगी, फ्लेम का कलर रहेगा उसका ब्राउन, सर्टनली ब्राउन के नियर अबाउट ब्लू ग्रीन रहेगा, सॉरी ब्लू ग्रीन रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो उसका रहेगा व्हाइट, मैग्नीशियम के समय पर क्या रहेगा, फ्लेम का कलर एकदम व्हाइट रहेगा। एल्यूमिनियम के लिए भी व्हाइट ही रहता है। उसके बाद में बात करेंगे कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए फ्लेम का कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू ग्रीन, कैसे आ जाएगा, ब्लू ग्रीन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें वो ऑब्जर्व करते रहना है। समझ में आ गया? हाँ, तो उसके बाद में अभी ये हो गई हमारी एक्टिविटी। अब हम आते हैं हमारे रिएक्शंस के ऊपर में। देखो आपको ये एक्टिविटी जो दी जाती है वो जो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वही समझाने के लिए दी जाती है। जब हम बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसी को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट कर देंगे तो क्या नया प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारी चीजें आपको रिएक्शंस समझने के लिए दी होती है। ठीक है, तो हमने अभी एक्टिविटी समझ ली है। अब बढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, जो कि पूरे चांसेस है पूछने के कि ऑक्साइड्स वगैरह कैसे फॉर्म करते हैं मेटल्स, क्या सब कुछ। देखो जनरली रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन है पहला आपका पार्ट। तो जब सुनो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रहा है तो वो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रहा है
तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। कैल्शियम अगर ऑक्साइड के साथ में फॉर्म हो रहा है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ में हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से वो फॉर्म करेगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों के ऊपर में आपको ध्यान देना है। तो अभी हमको यहाँ पर पढ़ना है विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने पे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होने पे क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। उसके लिए हमने वही लिखी, व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो है इसमें देखो हमने एग्जांपल लिए, व्हेन सोडियम इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर सो इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सोडियम क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम फॉर्म करेंगे सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम और पोटेशियम जो है वो वेरी रिएक्टिव मटेरियल है, ये भी बोला गया है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत रिएक्टिव मटेरियल है, ये बोला गया है आपको। उसके बाद में उनकी रिएक्टिविटी जो है वो सीरीज भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो कम कम होते चलती है, ठीक है। उसके बाद में सोडियम मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर, कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड। वो क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम ऑक्साइड, Na2 अब ये 2Na2O कैसे बना, हमने इसको बैलेंस फॉर्म में लिखी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रह सकता, वो डायटोमिक रहता, तो यहाँ पर O2, लेकिन उसका जो जनरल फॉर्मूला है और सोडियम ऑक्साइड वो है R2O। हमने ये पढ़े थे मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल के वक्त। जो जनरल फॉर्मूला है सोडियम ऑक्साइड का वो क्या है, R2O फॉर द ग्रुप 1 एलिमेंट, फॉर द ग्रुप 1 एलिमेंट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोडियम ऑक्साइड में जनरली 1 मॉलिक्यूल रहना चाहिए, ऐसे ये जनरल फॉर्मूले में रहना चाहिए। इसलिए हमने उसको बैलेंस करने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, 4 एटम्स ऑफ Na सोडियम प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिए, तो वो बन गया सोडियम ऑक्साइड। अब सम मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, क्या है कि कुछ कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये सॉल्यूबल रहते हैं वाटर में। सॉल्यूबल रहना मींस वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं उसमें, ठीक है, सॉल्यूबल हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं उसमें। सो दे रिएक्ट विद वाटर, तो वो क्या होंगे, वाटर के साथ में भी रिएक्ट होंगे टू फॉर्म द अल्कलाई। क्या फॉर्म करने के लिए, अल्कलाई, जिसको हम बेस भी कहते हैं, दूसरा नाम। जब वाटर सोल्यूबल बन जाता कोई बेस तो उसको हम कहते हैं अल्कलाई, ठीक है। हाँ, सो उसका एग्जांपल हमने क्या करे फिर, ये जो सोडियम ऑक्साइड है इसी को क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया वाटर के साथ में, तो यहाँ पर वो क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं NaOH। क्या कहेंगे, NaOH, ठीक है। अब ये हो गया सोडियम के लिए। और एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं फॉर द मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा 2MgO। तो हमें लेना पड़ेगा 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, हमें लेना पड़ेगा 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद O2 गैस gives magnesium oxide, gives magnesium oxide। समझ में आ रहा है? अब हमने क्या बोले कि कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ में सॉल्युबल होने के कारण, और क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलाई। तो ये मैग्नीशियम भी क्या फॉर्म करेगा, अल्कलाई। कैसे, देखो MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O, ये क्या तैयार करेगा, MgOH/2। क्या तैयार करेगा ये, MgOH/2। अब ये बना कैसे, ये जो आपका बेस है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है, ये बना कैसे, ये देखो आपको कैसे ध्यान में रखना है। जनरली क्या होता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये अलग रहेगा, यहाँ का एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का और ये वाटर मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स तो है, तो हम
हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर अप टू दिस? तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे होते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। और जब मेटल्स रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ में तो वो बनेंगे मेटल ऑक्साइड। क्या बनेंगे? मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है ना, इसकी आपको एक प्रॉपर्टी याद में रखना है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये क्यों बेसिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की, तो वहां पर जब एसिड के साथ में, क्या बोल रहा हूँ सुनो, जब हम बात करेंगे एसिड और बेसिस की, तो जो एसिड के साथ में जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होता है, जब एसिड के साथ में मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होता है, मतलब ये जो ये MgO बन रहा है ना, MgO Na2 ये जो बन रहा है, ये जब रिएक्ट होते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर तैयार करते हैं। वो अभी आपको नहीं है यहाँ पर, लेकिन ध्यान में रखना है। जब मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट होंगे, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ में जब वो रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सॉल्ट और वाटर कब बनता है? जब मेटल्स, मतलब कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, बराबर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, और वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं फिर वहां पर। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना कि अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपके नोट्स में आपको नोट डाउन करना है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या रहते हैं? बेसिक इन नेचर। अब बेसिक इन नेचर है मतलब उसमें लिटमस पेपर में कैसा चेंज आएगा? लिटमस पेपर में चेंज आएगा रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। लिटमस चेंजेस द कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये आपको एसिड बेसिस में है, लेकिन हमने यहाँ पर रिवीजन कर दिया उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, वो भी मैं आपको ऐसे अगर बताऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिख कर भी दे देता हूँ। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो अभी आते हैं स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वहां पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब देखो, जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन देखे तो वहां पर हमने जनरली देखे थे कि वहां पर क्या फॉर्म हो रहा था? मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। अब जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन के बाद में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अपना वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड्स। वहां पर जनरली क्या फॉर्म हो गए? हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो गए। उसके लिए ये समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। अब देखो मैं क्या किया ना, वहां पर एक्टिविटी वगैरह की डायग्राम भी बनाया और मैं आपको जनरली वो ओरली बता रहा हूँ। बाकी जो आंसर्स वगैरह है वो भी डिक्टेट करना कुछ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे। देखो क्या बोल रहे हैं, उस एक्टिविटी में हमें लेना है बीकर। आपको आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो आपको वहाँ पर डायग्राम दिख रही है। उस डायग्राम में हमने लिए स्टैंड, उसके बाद में कुछ मेटल के सैंपल्स, आफ्टर दैट वाटर लिए है एक बीकर में, साथ ही साथ में वहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिए जहाँ पर कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, उसको हमने लगा दिए हैं एक कॉर्क, हाइड्रोजन गैस उस डिलीवरी ट्यूब में से पास हो रही है। एक तरफ से हम हीट कर रहे हैं मेटल को और उस तरीके से वो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि टेक अ सैंपल ऑफ वेरियस मेटल लाइक सोडियम मेटल शुड नॉट बी टेकन बोल रहा है। क्यों सोडियम मेटल हमें नहीं लेना है वहाँ पर? क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, काफ़ी जल्दी वो रिएक्ट हो जाता है, इसीलिए हमें वहाँ पर सोडियम मेटल नहीं लेना है, पोटेशियम के साथ में शुरुआत करनी है। लेकिन हम देखेंगे सोडियम मेटल के लिए भी रिएक्शन, वो मैं लिख कर दूंगा आपको अभी और आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो हमें क्या लेना है, क्या करना है? देखो, ड्रॉप अ पीस ऑफ ईच ऑफ द मेटल इन सेपरेट बीकर्स। हमें हर एक अलग अलग बीकर में क्या रखना है? छोटे छोटे टुकड़े रखना है किसके? मेटल्स के, एंड फील्ड विथ कोल्ड वाटर। वो जो बीकर रहेगा उसमें क्या रहेगा? ठंडा पानी रहेगा एकदम। तो हमें चेक करना है कि कोल्ड वाटर के साथ में कौन से ऐसे मेटल्स है जो रिएक्ट होते हैं और कौन से ऐसे मेटल्स है जो रिएक्ट नहीं होते।
समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो अभी क्या बोला गया है, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज रेडिली रिएक्ट विथ वाटर। वहां पर हमने ध्यान में रखो सोडियम मेटल एक्सपेरिमेंट में नहीं लिए है, तो फिर दूसरा कौन सा आएगा, पोटेशियम। तो उसका आंसर है फर्स्ट का विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर बोले ना, तो पोटेशियम इज रिएक्ट विथ वेरी रैपिडली विथ वाटर एंड विगोरसली। विगोरसली का मीनिंग कंटिन्यूअसली, वेरी फास्ट, इसमें कंटिन्यूअसली वो हो जाना, क्या हो जाना, रिएक्ट हो जाना। उसके बाद में विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर एंड व्हाई, कौन सा मेटल है जो वाटर पे फ्लोट होगा और क्यों। वहां पर फ्लोट होने वाला मेटल है वो है कैल्शियम। और क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है वो क्या होंगे, मेटल अपना जो रिलीज होंगे वो सरफेस, जो कॉपर का कैल्शियम का जो सरफेस है, कैल्शियम मेटल का जो सरफेस है उसके ऊपर में वो आ जाएंगे, उसकी जो बबल्स की जो लेयर है वो, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा वाटर में, ठीक है, कौन सा, कैल्शियम। आफ्टर दैट उसी में बोला है, उसी क्वेश्चन में कि प्रिपेयर अ टेबल विथ रेफरेंस टू द अबव प्रोसीजर एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ये हमें नोट करना है अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर से। तो जनरली अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर जो आपका पोटेशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट होता है, जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर में रिएक्ट होगा। हॉट वाटर कैसे बनेगा, हम वहाँ पर हीट प्रोवाइड कर ही रहे तो वाटर को भी हॉट कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो वो हॉट कोल्ड वाटर में स्लोली रिएक्ट होता है, काफ़ी आसानी से रिएक्ट नहीं होता है, वो स्लोली रिएक्ट होता है। और अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम आयरन और जिंक की, तो ये कोल्ड वाटर में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होते। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक कोल्ड वाटर में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होते। इनको जो स्टीम वहाँ पर प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग, तो उस स्टीम की वजह से वो रिएक्ट होते हैं और वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। वहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड। किसके वजह से, स्टीम ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पर लिक्विड नहीं रहेगा वाटर, वहाँ पर रहेगा गैसियस स्टेट में। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कौन से स्टेट में रहेंगे, गैसियस स्टेट में रहेंगे, ठीक है। आगे में जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ऐसा उसका आपको टेबल बनाना है। अब आते हैं हम अपने रिएक्शंस की ओर। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट पार्ट था इसीलिए मैंने फास्टली बताया। अभी हम आते हैं रिएक्शन की ओर। तो देखते हैं, देखो पहला क्या बोला है कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली एंड विगोरसली विथ वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स है वो काफ़ी रैपिडली रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ में और विगोरसली, मतलब कंटिन्यूसली, जब तक कि वहाँ का मेटल खत्म नहीं होते जाता, वो पूरे तरीके से रिएक्ट नहीं होता, वो होते रहेंगे रिएक्ट विथ वाटर एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। और क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बताता हूँ कैसे हो। देखो अभी हमको लेना है मेटल, मतलब कि Na सॉलिड प्लस हम लेंगे H2O लिक्विड। क्या बन रहा है बोले वहाँ पर, NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ में क्या बन रहा है वहाँ पे, साथ ही साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या लेंगे, NaOH बन रहा है। उसके बाद में और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसको ऐसा भी लिख सकते हो, उसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो करना पड़ेगा। देखो Na के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है, 2, राइट हैंड साइड में भी 2, तो चलो इसको बैलेंस नहीं करना है। फिर आते हैं हम हाइड्रोजन के ऊपर में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2, लेकिन राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1 और ये 2, मतलब कि 3। तो ये बैलेंस है क्या, अभी नहीं बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पहले मल्टीप्लाइड बाय 2, H2O को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो इधर में भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा NaOH को, बराबर है। NaOH को अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो Na है और अभी राइट हैंड साइड में जो Na हो गया सोडियम, दोनों का एटम अलग अलग हो गया। इधर में 2 एटम्स बन गए। हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, बैलेंस हो गया, क्योंकि इधर में 2 और ये 2, 4 और ये भी 4 हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन
समझ में आ रहा है। अब ये हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ सोडियम, जहां पर क्या रिलीज हो रही है, साथ ही साथ में हीट, क्या लिबरेट हो रही है, हीट। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ में क्या लिबरेट हो रही है, हीट। उसके बाद में अभी आते हैं हम सेकंड रिएक्शन फॉर द पोटेशियम। पोटेशियम के लिए भी हमें क्या लेना है, पोटेशियम गैस सॉलिड स्टेट में, H2O लिक्विड स्टेट में गिव्स KOH एक्वस, KOH एक्वस। उसके बाद में H2 गैस प्लस हीट। ठीक है, यहां पर भी बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये दो रिएक्शन प्रॉपरली देखो, यहां पर आपको हीट रिलीज होती हुई दिख रही है, बराबर है। हम यहां पर रिएक्शन पढ़ किसके ले रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि जब कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज तो होते होते क्या रिलीज हो रहा है वहां पर रिलीज हो रहा है, वहां पर रिलीज हो रहा है हीट। क्या रिलीज हो रहा है, हीट। और जब हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो अभी आपको अगर दिमाग लगाना है तो कैसे, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर गिव्स आउट हीट और रिलीज हीट, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन है वो, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपने पढ़े हैं प्रीवियस लेसन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओपन माइंडेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये रहेंगे एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ओके, तो ये बन गया आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, इजी है। उसके बाद में आते हैं अभी ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम मेटल की, तो वो वाटर के साथ में काफी स्लोली रिएक्ट होता है एंड लेस विगोरसली, मतलब कम स्पीड से रिएक्ट होता है और वो फ्लोट भी करता है वाटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी रिएक्शन कैसे होगी, कैल्शियम मेटल प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH/2, CaOH/2 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, ये तो रहेगा अपना एक्वस फॉर्म में, प्लस बनेगा हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कोई हीट वगैरह रिलीज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो कैल्शियम के जो एलिमेंट है या फिर कैल्शियम के जो एटम्स है वो इधर में कितने हैं, वो इधर में कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1। तो चलो ये तो हो गया बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन ने फिर से गड़बड़ी कर दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने फिर से गड़बड़ी कर दी। इधर में हमें लिखना पड़ेगा 2H2, इधर में हमें लिखना पड़ेगा 2H2। तो ये बन गया 2 हाइड्रोजन, मतलब कि 4 हाइड्रोजन है, इधर में भी 2 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस है, ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आप बोलोगे कि आपके टेक्स्ट बुक में तो कैल्शियम के सामने 2 दिया हुआ है, तो वो हम बैलेंस करने के लिए दे सकते हैं। एक एटम की जगह पे, एक मॉलिक्यूल की जगह पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए अपन ने कैल्शियम के, तो ये बन गया 2CaOH/2। इस कारण उसके रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, बैलेंस पहले भी था, हमने 2 मॉलिक्यूल्स देने की वजह से और बैलेंस हो गया वो। ओके ओके, तो चलो ये आपको ध्यान में रखना, ये हो गया इसकी स्टेट लिक्विड, ये सॉलिड, चलो ये बैलेंस हो गया अपना। तो ये होता है कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर। कैसे रिएक्शन हुआ, Ca के साथ में कंप्लीटली वाटर रिएक्ट हो गया, बस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वहां पर रिलीज हो गए। ठीक है, अब आते हैं उसी रिएक्शन के थर्ड पार्ट की ओर। वहां पर हमने पहले भी बोले थे कि जो एल्यूमिनियम, फेरस मतलब कि आयरन और जिंक है, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होते। तो इसीलिए हमने उस रिएक्शन में हीट प्रोसेस अप्लाई की थी, हीट दे रहे थे हम उसको। तो जब वो हीट दे रहे थे तब जो स्टीम तैयार हुई थी कोल्ड वाटर की, क्या तैयार हुई थी, स्टीम तैयार हुई थी कोल्ड वाटर की, उसके साथ में रिएक्ट हो रहा है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। ये एक्सेप्शन भी है, ये क्या फॉर्म करेंगे वहां पर, मेटल ऑक्साइड
molecules of water which is in a gas form, it gives metal oxide Al2O3. देखो यहाँ से 3 molecules of O3 निकल गए तो H2 गैस निकल गई बाहर, ये लिबरेट भी हो सकती है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे इसकी फॉस्फेरस Fe है। उसके बाद में H2O गैस, तो ये बनेगा Fe2O4, क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब ये बैलेंस है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर। तो देखो Fe3 मतलब यहाँ पर हमें Fe के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, बराबर है। Fe के 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अब ये हो गया बैलेंस Fe। अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर में। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर में अगर बात करेंगे तो 2, तो ये भी क्लियर हो गया। बट ऑक्सीजन यहाँ पर गड़बड़ कर रहा, इधर में 1 और इधर में 4, तो इधर 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे H2O मॉलिक्यूल को। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 4। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से अभी किसका चेंज हो गया, प्रोपोर्शन अभी चेंज हो गया हाइड्रोजन का, तो 2 तो यहाँ पर आ गए और कितने कम है 4, तो ये बन जाएगा 4H2O, ओनली H2। कितने बन जाएंगे 4H2, इस प्रकार से होगा। देन आते हैं हम अपने थर्ड इस पे Zn प्लस H2O। मैं पहले क्या करता, पहले से ही बैलेंस करके नहीं रखता, पहले मैं प्रोडक्ट बना के रखता, प्रोडक्ट क्या है फिर उसके ऊपर से बैलेंस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो Zn प्लस H2O, हमने फिर से बोले ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट होगा क्या, नहीं, ऑक्साइड फॉर्म हो रहे मतलब सिर्फ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा। तो Zn के साथ में आ जाएगा ऑक्सीजन, जो बन जाएगा ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। ये अपने आप बैलेंस है क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टर साइड में कोई भी चेंज नहीं है। तो आपको देखो ये जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर है, मैं समझता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है बैलेंसिंग पे, आपको ध्यान रखना है उसके स्टेटमेंट पे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप जब रिएक्शन लिखते हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो स्टेटमेंट है वो कभी कभी तुमको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास में जो समय का ध्यान में रखते हो हमने उसको नहीं लिखे हैं। तो आपने क्या करना है कि वो जो टेक्स्ट बुक में आपको इसमें दिया हुआ है, वर्ड्स में जो रिएक्शन दी हुई है वो आपको लिखना है कि कैसे उसमें रैपिडली होता है या विगोरसली होता है, ये सब कुछ। और ये जो रिएक्शन है ये भी आपने समझना है पूरी तरीके से। ओके, इनकी नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस लगेंगी, रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ लेना कि तुमको मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है कि इतना पार्ट कट करके आ जाए एंड बोल दे कंप्लीट द रिएक्शन। 1 मार्क के लिए आपको आ जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन। फिर क्या करोगे, तो हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट पता होना चाहिए, इसलिए रिएक्शन की प्रैक्टिस जरूरी है सभी बच्चों को, तो वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, वो आपने ध्यान में रखना है। ये सब क्या है, ऑक्साइड्स है, ये सब क्या है, ऑक्साइड्स है, ये समझ में आ रहा है। तो ये आपने करना है। चलो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़े ये हमारा पूरा मेटल्स के बेसिक प्रॉपर्टीज की ओर था, और जो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी कुछ अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटल्स की, विथ सॉल्ट, विथ एसिड्स, उनकी फिर रिएक्टिविटी की सीरीज क्या होती है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।